तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को की प्रवृत्ति को, इसकी प्रकृति कैसी है, किस तरीके का सब्जेक्ट है ये, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कैसी प्रकृति है, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो इसकी प्रकृति को जानने के लिए कि ये है क्या क्या चीज़, तो इसको दो भागों में पढ़ा जाता है। एक तो एक विषय के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, और एक हो जाता है प्रोसीजर के रूप में कि किस तरीके से जो काम होता है ना, कि कौन सा किस चीज़ को मैनेज करेगा, किस चीज़ को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे। तो प्रोसीजर के बेस पे डिवीज़न किया जाता है और दूसरा किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में। तो प्रोसीजर के इस रूप में दो व्यू होते हैं, एक इंटीग्रल और एक होता है मैनेजेरियल। और सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं इसको तो देखते हैं कि क्या ये साइंस है या नहीं, क्या ये आर्ट है, इस तरीके को देखते हैं। तो लेकिन हमारा जो फोकस इस वक्त रहेगा प्रोसीजर के रूप में पढ़ने को देखेंगे। जो सब्जेक्ट के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर है हम कब पढ़ेंगे, इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद इस चीज़ को देखेंगे, क्योंकि अभी ये हम नहीं समझ पाएंगे किस तरीके से सब्जेक्ट बनता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से फिर इश्यूज आ जाते हैं कि ये सब्जेक्ट है या नहीं, क्या ये साइंस है या आर्ट है, क्या ये दोनों हैं। जो जैसे धीरे धीरे करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इवॉल्व होता है। मैंने बताया था ना कि एडमिनिस्ट्रेशन और फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन के टाइम पे कि कैसे ह्यूमन इवोल्यूशन होता है, उस हिसाब से सब्जेक्ट की भी इवोल्यूशन होते हैं। उस स्ट्रीम में तो आदमी सोचने लगता है। फिर देखेंगे इस लेक्चर में कि सिग्निफिकेंस, मतलब जो पढ़ाई कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उसका औचित्य क्या है, उसका महत्व क्या है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हमारा फोकस रहेगा प्रोसीजर। आने वाले लेक्चर में हम समझेंगे इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन पे समझ में आएगा कि ये साइंस है या आर्ट है, तब जाके हम इस पहलू को अच्छे से समझेंगे। तो इस समय इसको होल्ड रखना है, अभी इस पे फोकस करना है। तो नेचर, किस तरीके की प्रकृति है इस सब्जेक्ट की, वो देख लिया हमने। उसकी प्रकृति को भी डिवाइड कर ली प्रोसीजर के रूप में और एक सब्जेक्ट के रूप में। अब प्रोसीजर के रूप में इंटीग्रल और मैनेजेरियल व्यू देखते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जब पढ़ा जाता है तो इसके दो व्यू हैं। एक तो इंटीग्रल में क्या होता है कि मान के चलिए एक कंपनी है और कंपनी में यह सीईओ है, फिर यहाँ पे सीईओ के नीचे काम करने वाले लोग, फिर इनके भी नीचे कोई ना कोई काम करता होगा, इनके भी नीचे कोई काम करता होगा, फिर आखिरी में प्यून या फिर स्टाफ आ जाता है। तो ये जब इन सब चीज़ को मिला दें, इंटीग्रेट करना मतलब होता है जोड़ना, और इंटीग्रल व्यू मतलब एकाकी रूप होता है किसी चीज़ का। तो जब इन सब के काम को मिला दिया जाए, 1 2 3 जितने भी लोग हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, सबको मिला दें, तो वो जो व्यू होता है वो इंटीग्रल व्यू कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज सम टोटल ऑफ मैनेजेरियल, मैनेज करने वाले लोग भी आ गए, टेक्निकल स्टाफ भी आ गए, क्लर्क लोग, बाबू लोग भी आ गए, और मैनुअल एक्टिविस्ट मतलब प्यून वगैरह, स्टाफ मेंबर, जितने भी लोग आ जाते हैं वो इंटीग्रल व्यू के अंदर आते हैं। इट कंस्टिट्यूट्स एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल पर्सन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मैंने वही बताया कि ये डायग्राम छोटा सा दिख रहा है, 1 2 3 4 5 जैसे लोग हैं, इन सब की एक्टिविटीज़ को कंस्टिट्यूट किया जाता है। इट इज़ ब्रॉड, ये बड़ा होता है क्योंकि जितने भी लोग होते हैं उन सबको इकट्ठा किया जाता है, इसलिए इसको ब्रॉड व्यू कहा जाता है। इसके सपोर्टर कौन थे, एल डी वाइट और डिमॉक। तो जब कभी भी हम कोई भी डेफिनेशन देंगे, कोई भी बात बताएंगे, तो थिंकर्स की किसने सपोर्ट किया किसने नहीं करा उस चीज़ को बताएंगे। तो अपना ऑलरेडी ये 5 मार्कर तैयार हो गया। अगर मान लो इन्हें 5 मार्क में पूछ लिया तो पहले डेफिनेशन दे दिए तो हमारे पास 4 पॉइंट आ गया, और फिर आखिरी में कंक्लूड करते हुए कि इस चीज़ की ये सपोर्टर थे। अब मैनेजेरियल से ही समझ में आता है मैनेज करने वाला, जो कोई भी संस्था को मैनेज करने वाला इंसान होता है वो मैनेजरियल व्यू। फोकस होता है, मेन कीवर्ड है प्लानिंग। इसको अपने दिमाग में रखना है अपन को कि प्लानिंग जो करता है, प्लानिंग से एसोसिएटेड वाली जो चीज़ रहती है, मान के चलिए कि कोई भी एक्टिविटी हो रही है, मान लें मैंने बोला कि 4 लोग को भैया तुम काम करो, तो यहाँ पे उसका मैनेजर आके देखेगा कैसा काम चल रहा है कैसे नहीं देख रहा है। तो जो मैनेज करने वाली एक्टिविटी आ जाती वो आ जाती पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजेरियल। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट एनकम्पासेस मैनेजेरियल एक्टिविटीज़ एंड नॉट टेक्निकल, क्लर्जिकल एंड मैनुअल एक्टिविटीज़। वही जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर दिया, इसने सारी एक्टिविटीज़ को हटा दिया, सिर्फ मैनेज करने वाली एक्टिविटी को इन्वॉल्व कर दिया। अब सवाल आता है कि मैनेजेरियल एक्टिविटीज़ कौन सी है, तो प्लानिंग,
कंट्रोलिंग, सुपरविजन और एटसेट्रा जो भी चीज मैनेजमेंट से एसोसिएटेड वाली जो चीज़ आ जाती वो हो गए। इट कंस्टिट्यूट्स ऑल द एक्टिविटीज़, इट कंस्टिट्यूट ओनली, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ओनली, जो टॉप की एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम भी बनाया छोटा सा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऊपर किंग का डायग्राम बना दिया, ये आदमी बस देखेगा उस चीज़ को। इसके ये एक नैरो है, ऊपर वाला ब्रॉड हो गया तो नीचे वाला नैरो हो गया। तो इसके सपोर्टर कौन हो गए? साइमन साहब हो गए और अर्थर ग्लुक इसके सपोर्टर हो गए। तो ये भी एक अपने आप में डेफिनेशन हो गई। तो मैं जो कह रहा हूँ वो समझ पाए, एक इंटीग्रल जिसमें सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड हो गई, मैनेजरियल जिसमें सिर्फ टॉप की एक्टिविटीज़ और मैनेजमेंट, प्लानिंग और कंट्रोल करने वाली, सुपरविजन करने वाली एक्टिविटीज़ हो जाएंगी। लेकिन अगर प्रशासन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में देखें तो ये दोनों ही अपने आप में इनकम्प्लीट हैं और एक तरफा है ना। अगर दोनों को पढ़ेंगे, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो कंप्लीट पिक्चर समझ में आती। तो ये कह देना ये सही है, ये कह देना ये गलत है, नहीं, दोनों एक इनकम्प्लीट है, क्योंकि कई जगह मैनेज की ज़रूरत होती है, कई बार पूरी चीज़ देखना पड़ता है। जब दोनों के इंटीग्रेट करते हैं तब सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है। अब हम देखने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो 7-8 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, उनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले W.B. डॉनम ने कहा है, इफ़ आवर सिविलाइजेशन फेल इट विल बी मेनली बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन के बिखरने के कारण ही हमारी सिविलाइजेशन कोलैप्स करेगी या फिर फेल होगी। मार्कर में ये क्वेश्चन आ जाता है तो हम सीधे एक इंट्रो में ये कोटेशन दे देंगे किसका, W.B. डॉनम का। उसके बाद हम 5 पॉइंट 6 पॉइंट जितने पॉइंट्स लिखने लिख सकते हैं। तो अब सिग्निफिकेंस क्या है लोक प्रशासन का? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिग्निफिकेंस है, इट इज़ द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का बेस जो है अगर कोई तो प्रशासन है। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू सोसाइटी, सोसाइटी में स्टेबिलिटी बताएगा। इन द टाइम ऑफ क्राइसिस इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। जैसे कि अभी कोविड का टाइम है, आपने देखा ही होगा जब लॉकडाउन लगा था तो एक डिस्ट्रिक्ट को कौन संभाल रहा था? वहाँ का IAS ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उस चीज़ को संभाल रहा था। तो क्राइसिस के टाइम में पूरे प्रशासन 144 धारा लगती है तो प्रशासन सक्रिय हो जाता है। किस तरीके से एक्टिविटीज़, तो लोक प्रशासन कितना बड़ा रोल प्ले करता है इस चीज़ को हमको समझ में आता है। एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड पॉलिसीज़, सरकार नियम बनाती है, वो योजनाएं बनाती है, लेकिन उसको क्रियान्वयन करने का काम, उसको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने का काम कौन का है? लोक प्रशासक का। पार्टिसिपेशन इन पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कई कमिटीज़ बनती हैं, कई एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज़ बनती है जो रिकमेंड करती हैं कि इस तरीके से फॉर्मुलेट करना चाहिए, इनको पॉलिसीज़ का इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। इट प्रोवाइड कंटिन्यूटी व्हेन गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। तो लोक प्रशासन, तो जो सिविल सर्वेंट होते हैं इनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, तो इसलिए ये स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी प्रोवाइड करते हैं। एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो सेल्फ खुद ही समझ में आ जाएगा ये पॉइंट क्या कह रहा है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोसाइटी में कोई भी एक्टिविटीज़, जैसे मानने के लिए गवर्नमेंट ने हिंदू प्रोविशन एक्ट आया था 1856 का, उसमें बताया था कि कैसे फीमेल को भी राइट्स दिए जाएंगे पॉलिसी एक्वायर करने के लिए, प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए फ्रॉम देयर फादर, और इंडिविजुअल मेल और फीमेल को इक्वलिटी प्रोवाइड करा गया था। तो इस तरीके से सोशल चेंज का इंस्ट्रूमेंट बनते हैं पब्लिक पॉलिसीज़ जो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीट होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, जिससे इक्वलिटी मिल गई, वुमेन प्रॉस्पर हो गई तो उनका पार्टिसिपेशन इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वेलफेयर ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे हमने जो देखे सिग्निफिकेंस देख लिए और मार्जिनल मतलब नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखे, लेकिन नेचर में भी हमने कौन सा, प्रोसीजर वाला देखे, सब्जेक्ट वाला नहीं देखे, जिसमें साइंस और आर्ट के बीच में डिबेट चलेगी, लेकिन वो हम कब देखेंगे, इवोल्यूशन ऑफ सब्जेक्ट जब पढ़ेंगे तब। तो ये जो टॉपिक बना है उससे एसोसिएटेड कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे हम उसको एक बार देख लेते हैं। तो एक्सप्लेन मैनेजेरियल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 3 मार्क भी बन सकता है, 5 मार्क आ गया कि हम 3 मार्क भी लिख सकते हैं, 5 मार्क्स भी लिख सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटीग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक ये बन जाएगा। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट इज इंटीग्रल और मैनेजेरियल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लेगा 5 मार्क में, या दोनों को पूछ लेगा। फिर एक डिबेटेबल क्वेश्चन चालू होते हैं जो हैं, पहले पूछ लेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस है या नहीं, 3 थिंकर के नाम बताइए। फिर पूछ लेगा कि क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट है, 5 मार्क में पूछ लेगा। और एक 11 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाएगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस और आर्ट,
इसके बाद क्वेश्चन मार्क और फिर एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा जिसको हमको लिखना रहेगा। लेकिन ये हम सारी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं आने वाले लेक्चरों में। तो इस लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा 5 और 11 मार्क्स के लिए, सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। हमने इसको बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करा, यह आपको इस लेक्चर में जानने को मिला। हम नेक्स्ट लेक्चर में अब इसके आगे की चीज़ देखेंगे, इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे और डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।